गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपकी बीएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी। इसमें हमारा क्या चल रहा था, व्यतिकरण चल रहा था, बीएससी पार्ट फर्स्ट। और इसमें पढ़ रहे थे हम किसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। और इंटरफेरेंस में बहुत सारा पढ़ लिया तुम लोगों ने, बहुत सारा तो क्या बहुत कुछ पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। इंटरफेरेंस में व्यतिकरण पढ़ लिया था। व्यतिकरण क्या होता है, तरंगों के द्वारा होता है, अध्यारोपित होती है, ये भी पढ़ लिया था। तरंगों के बारे में पढ़ लिया था। और स्रोतों के बारे में, असंबद्ध, संबद्ध, ये स्रोतों के बारे में पढ़ लिया था। और ये कैसे प्राप्त होते हैं वो भी पढ़ लिया था। प्रकृति में ज़्यादातर कितने कैसे स्रोत पाए जाते हैं, कला असंबद्ध स्रोत पाए जाते हैं। लेकिन हमें व्यतिकरण में कौन सी चाहिए, कला असंबद्ध स्रोत चाहिए। और कला असंबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए भी हमने क्या किया था, तरंगाग्र विभाजन और आयाम विभाजन, ये दो तरीके से पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले किया था हमने क्या, जो तरंगाग्र का विभाजन था उसके बारे में हमने यंग के वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थे वो की थी। अब उसका हमने क्या की थी, व्याख्या कर ली थी। अब उसका गणितीय विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, गणितीय विश्लेषण। मैथमेटिकल एनालिसिस। अब गणितीय विश्लेषण करेंगे। तो गणितीय विश्लेषण कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले व्यतिकरण की थी, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था हमने। इसकी क्या की थी, सबसे पहले तो व्याख्या की थी, एक्सप्लेनेशन की थी। और उसके बाद में ही क्या किया था हम लोगों ने, इसका जो गणितीय रूप था वो निकाला था। तो वैसे हम इसमें करेंगे, इसकी व्याख्या तो हमने कर ली, अब हम करेंगे इसका गणितीय रूप, जो मैथमेटिकल फॉर्म में है इसका, वो निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए आप डायग्राम बनाइए। हमने क्या लिया था, सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत, ये रहा, या फिर थोड़ा पास में ले लो। और ये हमारी हो गई स्लिट एस, क्या हो गई, एस हो गई। और इसके सामने हमने रखी थी दो स्लिटें, S1 और S2, S1 S2, ये हो गया। और इसके बाद में हमने लिया था एक पर्दा। थोड़ा ऐसा करो, डायग्राम थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये क्या है कि उस साइड फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को। छोटा बना लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको दिखे। फिर यह तो ले लिया स्रोत। अगर मेरे से सीधी ना बने तो आप लोगों को सीधी ही बनानी है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्केल है नहीं। ये हमारी स्लिट हो गई S1 और S2, दिख तो रहा है ना। चलो डायग्राम बना लेते हैं। और इसके बाद में हमने लिया एक पर्दा। ये पर्दा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, येलो पर्दा। ये हो गया हमारा पर्दा, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है आराम से अच्छे से। ये क्या लिया, ये स्लिट एस से ये प्रकाश स्रोत, ये निकली क्या, तरंगाग्र, वेव। इससे निकली कहाँ पे, यहाँ पे, ये बिंदु मान लो इस पे। और इससे भी यहीं जाएगी, चली गई। यहाँ पे क्या बन रही है, कुछ फ्रिंजें बन रही हैं। अब यहाँ से ये ले लो, यहाँ से भी ये ले लो। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, D। यहाँ से मूल बिंदु, यहाँ से बीच में से भी ले लो।
कितनी हो गई? और मूल बिंदु से जो इसकी दूरी है पी की, वो कितनी है? x। सॉरी, दूसरा दिमाग का ये चल रहा है, ठीक है। कितनी है ये दूरी? यहाँ से लेके यहाँ तक ये है x। अब ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है वो d है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी d/2, और ये वाली भी d/2। ये d/2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? x में से इसको माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी? x माइनस d/2। और जो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु P तक की दूरी कितनी है? यह लिख लेना थोड़ा, सॉरी थोड़ा सीधा लिख लेना, सीधी लाइन लेके आना है बिल्कुल। ये कितनी हो जाएगी? ये वाली x और ये वाली d/2, तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस d/2। क्या हो गया? x प्लस d/2। ये हो गया। ये बना लिया हमने एक डायग्राम। इसमें क्या हुआ? तरंगाग्र गए, तरंगाग्र कहाँ गए? फिर यहाँ से उत्सर्जित होके इन दो स्लिटों में बट गए, फिर इन दो स्लिटों से क्या गई? तरंगाग्र। यहाँ पे द्वैरोपित होती है और यहाँ पे हमें क्या मिलती है? फ्रिंज। और फिर एक मूल बिंदु मान लिया हम लोगों ने यहाँ से, फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये है, ये वाली x है। ये जब पूरी d है तो ये हाफ कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। ये वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। और S2 इस यहाँ से फ्रिंज जो P बिंदु पर बनी उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस d/2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक x और जो ये d/2 है ये ऐड हो जाएगी, तो x प्लस d/2 ये हो जाएगी। अब अपने को ये दूरी भी चाहिए, तो ये वाली पूरी दूरी कितनी है? x, और ये d/2, तो हमें तो यही चाहिए, तो पूरी में से ये निकाल देंगे तो ये आ जाएगी। इसीलिए ये वाली दूरी x माइनस d/2। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद में अब इसकी मैंने जो समझा है उसको लिखना है हमने किसमें? हमारी थ्योरी में लिखना है। इसको जो ये डायग्राम है इसको हमें लिखना है किसमें? थ्योरी में। और थ्योरी में कैसे लिखेंगे? चलो देखते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिए। व्याख्या, गणितीय विश्लेषण टॉपिक डाल ही दिया था, लिखिए। कौन सा प्रयोग है ये? पहले तो ये देखिए कौन सा वाला प्रयोग है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा है? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये वाली डबल स्लिट और ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक्सपेरिमेंट है, तो दिख रहा है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ से ये सिर्फ इसके लिए की गई है, तो आगे देखिए। यदि यंग के, लिखिए, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग के गणितीय विश्लेषण के लिए, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग के गणितीय विश्लेषण के लिए पर्दे के बिंदु P पर फ्रिंज का निर्माण होता है, पर्दे के बिंदु P पर फ्रिंज का निर्माण होता है, तो केंद्रीय बिंदु O से या बिंदु B तक दूरी, तो केंद्रीय बिंदु O से बिंदु P की दूरी, बिंदु P x दूरी पर है, केंद्रीय बिंदु O से बिंदु P x दूरी पर है, अतः माना स्लिट S1 व स्लिट S2 के मध्य दूरी d है। अतः माना स्लिट S1 व स्लिट S2 के मध्य दूरी d है। स्लिट S1 व स्लिट S2 से पर्दे की दूरी d है। ये दूरी कितनी है? कैपिटल D। स्लिट S1 व स्लिट S2 के मध्य तो दूरी कितनी है? स्मॉल d। और स्लिट S1 व S2 की पर्दे से दूरी कितनी है? कैपिटल D। ठीक है, कि दूरी दी है। अतः पतांतर क्या होगा? इन S1 और S2 के बीच के अंदर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा? पतांतर होगा। और पतांतर कैसे निकालेंगे? S2P माइनस S1P। तो लिखिए एक बार,
पथांतर क्या होता है, डेल। डेल और हमें क्या प्राप्त होगा, S2P माइनस S1P। इक्वेशन नंबर 1 क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए S1P और ये S2P, ये ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला। कितनी डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इनमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, यही है ना। तो सबसे पहले तो हम किसका मान निकालते हैं, S2P का। S2P देखिए कितना होगा इसके अंदर, डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है, S2P। S2P दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो देखिए। अब कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे, S2P, वो आ गया S2P। S2P का स्क्वायर है ना, और आधार स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर, और लंब स्क्वायर हाइपोटेनियस बेस एंड नॉर्मल। तो ये कितना है हमारे पास लंब, ये P से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, ये रही एक्स डी बाई 2 का स्क्वायर, और वहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो फिर इस पर रूट लग जाएगा। और अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो फिर देखिए थोड़ा वैसे कर लेते हैं, फिर थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आए ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब S2P करेंगे, S2P कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। देखिए ये रूट में चला जाएगा, बस एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएगी, x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक बार। ऐसे करते हैं, ये d है ना जो कॉमन ले लेते हैं बाहर, S2P इक्वल टू क्या हो जाएगा, d कॉमन आ जाएगा तो बाहर, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर, और ये पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। क्या हो जाएगी, हाफ। अब देखिए कुछ फॉर्मूला लग रहा है इसमें, कोई प्रमेय लग रही है, जहाँ ये से यहाँ पे ऊपर लगी थी ना इसमें पाइथागोरस प्रमेय, नीचे देखिए यहाँ पे भी कोई प्रमेय लग रही है क्या, लग रही है ना, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से दिख रहा है ना यहाँ तक आपको, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से क्या होगा, जो ये पावर में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हिल गया एक बार, ये जो है ये क्या हो जाएगा, देखिए एक बार आप, द्विपद प्रमेय से है, जी 1/2 ऊपर पावर में है, वो कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई में होगा तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ कीजिए एक बार एक आप, मैं थोड़ा सा आपका एक कैमरा सेट कर लेता हूँ। हाँ अब चलिए आगे,
यहाँ शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो मेरे डायग्राम बना लीजिए आप एक बार फटाफट। और अगर डायग्राम नहीं बनाया हो तो क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आराम से बना लेंगे। अब द्विपद पर मैसेज का प्रसार कीजिए। H2P क्या है, H2P इक्वल टू D 1 प्लस हाफ, या फिर ये छोड़ दीजिए, आप ऐसे करिए x प्लस D/2 का स्क्वायर और ये 2D स्क्वायर, ये कर लिया इसमें हमने ब्रैकेट में 1। या फिर आप ऐसे कीजिए, छोटे को इसको मझले ब्रैकेट को हटा दीजिए, बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना आए, लिखने में दिक्कत ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। और द्विपद पर में से ये कैसे हुआ, जिन लोगों को समझ में आ गया ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया इधर देख लीजिए एक बार। चूँकि ये 1 प्लस एक्स प्लस D/2 का स्क्वायर D स्क्वायर था और इस पे पावर थी 1/2, तो द्विपद पर में से क्या होता है, ये कहाँ आ जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई में था 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस D/2 का होल स्क्वायर और ये D स्क्वायर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए 1 प्लस ये एक मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस D/2 का होल स्क्वायर, और ये 2D से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2D स्क्वायर। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। कहाँ लिखी है हमने, यहाँ लिखी है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, 1 दी थी ना 2। मार्कर नहीं चल रहा आज, क्या हुआ था। अब लिखिए सिमिलरली इसी प्रकार S1P का मान निकालिए, S1P का भी मान निकालिए। अब मैंने तो डायग्राम साफ कर दिया, ये मिटा दिया है, लेकिन आप लोगों के पास तो क्या है, डायग्राम है। तो इसी प्रकार सिमिलरली S1P क्या हो जाएगा, इसी प्रकार D 1 प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर, और क्या था उधर, x माइनस D/2 का स्क्वायर, यूं बराबर सही है वो 2D स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। और जिन लोगों को समझ में ना आया होगा, डायग्राम देखा होगा आपने, डायग्राम पूरा नहीं बना रहा हूँ, बस आप लोगों को समझ जाए उतना ही बना रहा हूँ। ये था हमारे पास, ये डॉट 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 ये लाइन थी, ये पर्दा था ही हमारे पास, ये बिंदु P था, और ये हमारे पास S1 था, और S1 से U था। तो हमने क्या निकालना है, S1P निकालना है। तो S1 का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार वही था सेम जो S2 का है, तो D स्क्वायर, और इसकी दूरी कितनी ली थी हमने, S/2, तो x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। जैसे इसका करेंगे S1P, ये रूट में आ जाएगा, D स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर आप लोग फिर भी करना चाहें तो डायग्राम आपके पास है ही, साइड में ये लिख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, पूछने की ज़रूरत ना ही पड़े, कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये हो गया।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये डी कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो S1P डी जैसे कॉमन लिया तो क्या बचा, इसको रूट को हटा दो और ब्रैकेट में ले लो मझले वाले में 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर और ये अपना डी स्क्वायर, ये हाफ 1/2 और द्विपद पर में क्या थी S1P इक्वल टू डी 1 प्लस ये वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा D/2 का होल स्क्वायर और 2D स्क्वायर। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपने कैसे किया। अब आगे चलते हैं, ये मिटा देता हूँ, अगर लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं आप। अब इन समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान कहाँ रखेंगे, अब समीकरण 1 में। और जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो कैसा प्राप्त होगा हमें समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 प्राप्त होगा कैसे, डेल, वो तो लिख लो पहले एक बार, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर मान रखिए एक बार आप, डेल ऐसे कैसे, इक्वल टू किसके इक्वल है, H2P, कितना है H2P, डी ऐसे कैसे कॉमन ले लो आप, डी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास 1 प्लस एक्स प्लस का होल स्क्वायर 2D स्क्वायर माइनस ये -1, ये भी माइनस एक्स माइनस D/2 का स्क्वायर और 2D स्क्वायर। ये हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब इन दोनों को भी बाहर ले लेते हैं, बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, D 2D स्क्वायर एक्स प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस D/2 का होल स्क्वायर। या ऐसे ही कर दूँ डायरेक्ट, आप लोग सोल्व कर लेना, मैं कर देता हूँ इसको इक्वेशन 4 डाल के। समीकरण 4 से डेल बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, XD अपॉन स्मॉल d अपॉन डो, ये d, ये क्या सॉरी XD, डेल क्या प्राप्त होगा हमें, XD अपॉन d, यही हमें क्या मिलेगा पता अंतर, यही प्राप्त होगा समीकरण 4 को सोल्व करने पर। मैं कर ही देता हूँ मैं सोल्व, मार्कर नहीं चल रहे ना आज, क्या ही करें। चलो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं सोल्व कर देता हूँ। वैसे आप सोल्व कर सकते हैं, 12 के स्टूडेंट आराम से। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर चलते हैं अब अपन, इसको खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल बराबर 1/2D, खोलेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस D²/4, सही है ना, प्लस 2XD/2, सही है, 2XD/2। अब माइनस लगा देता हूँ, इससे आगे दिखेगा नहीं तो मैं इस साइड लिख देता हूँ। अब इसको भी खोलेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
टी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस, ये माइनस होगा, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा 2x डी बाई 2 ब्रैकेट बंद, एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इससे कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, डी बराबर क्या मिलेगा 1/2d मल्टीप्लाई एक्स डी प्लस एक्स डी, तो डेल बराबर 1/2d मल्टीप्लाई 2xd, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। समीकरण 4, ये हमारा मिल गया पतांतर। लिखिए समीकरण 4 यंग द्विस्लिट प्रयोग में तरंगाग्र के मध्य किसको व्यक्त करता है, किसको प्रदर्शित करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पतांतर को के मध्य पतांतर को व्यक्त करता है। पतांतर को क्या करता है, व्यक्त करता है। यहाँ तक कर लिया। अब एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया, डायग्राम बनाया था। अब डायग्राम आप लोगों के पास है, तो उस डायग्राम में क्या किया था, एक सोर्स लिया था, और सोर्स में क्या किया था, सोर्स के सामने रखी थी स्लिट एक एस। उससे क्या हुआ, तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित होते हैं तो एक आयताकार बोर्ड पे जाते हैं जिसपे 2 स्लिट हैं, S1 और S2। उसमें विभाजित होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, पर्दे पर अध्यारोपित होती है, जहाँ पे हमें क्या प्राप्त होती है, फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो S1 से हमने क्या किया, एक डॉट डॉट लाइन बनाई और उसको यूँ ट्राइंगल में वो कर लिया विभक्त, और फिर उसकी डिस्टेंस डिफाइन की, उसकी डिस्टेंस डिफाइन की। और स्लिट S1 और S2 के मध्य की डिस्टेंस कितनी होती है, D होती है। और स्लिट S1 और S2 आप डायग्राम में देखते रहे, यहाँ डायग्राम है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। स्लिट S1 व S2 की पर्दे से दूरी कितनी है, कैपिटल D है। तो हमने क्या किया, जो मूल बिंदु है उससे S1 जो यहाँ तक की दूरी थी वो कितनी की, D/2, और ये वाली दूरी भी कितनी की, D/2। अब O बिंदु की, मूल बिंदु की P से दूरी कितनी हो जाएगी, x। अब जब हमें इतनी दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली D/2, ये पूरी कंप्लीट x, तो हमें क्या मिलेगी, ये x - D/2। और वहाँ से ये S2 की दूरी कितनी प्राप्त होगी हमें, वहाँ से x2 की दूरी कितनी प्राप्त होगी, यहाँ से S2 और P, सॉरी x2 बोल दिया मैंने उसके लिए, S2 है वो, S2 दूरी कितनी प्राप्त होगी हमें, x तो है ही वो यहाँ तक, तो और D/2 है, तो x + D/2। समझ में आ गया ये। और उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने किया कि पथांतर क्या होता है, दो तरंगाग्रों के मध्य की जो पथांतर डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेल। तो डेल निकालने के लिए हमने क्या किया, S2P - S1P। S2P तो ये वाली जो तरंग है यहाँ से अध्यारोपित हो रही थी P बिंदु पर, S1P जो यहाँ से अध्यारोपित हो रही थी, और इन दोनों के अध्यारोपण से हमें फ्रिंज प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। किस में लगाई, पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री वाले एंगल में। और जैसे ही 90 डिग्री एंगल लगाई तो क्या आ गया हमारे पास, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। यही फिर ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व कर लिया। उसमें फिर द्विपद प्रमेय लगा दी। द्विपद प्रमेय आपको पता ही है क्या होती है। सिमिलरली उसी प्रकार मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आप लोगों को अलग से समझाया भी था कि कैसे लिखा है। फिर समीकरण 2, ये दोनों का मान आ गया, S1 और S1P और S2P का, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखने के बाद में हमने क्या किया, ये जो समीकरण आया इसमें से ये कॉमन वगैरह कुछ लिया, हमारे पास 2 ये वाली इक्वेशन बनी। इसमें क्या किया, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab और a² + b² - 2ab। इस वाले फॉर्मूले से खोल लिया। जैसे इस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, इसमें ये 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा। बचे हमारे पास क्या, xd कितने हो जाएंगे, 2xd हो जाएंगे, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x
स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये हमारा क्या आ गया, पतांतर। और ये पतांतर किस कौन सा प्रयोग है, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर तरंगाग्र के मध्य पतांतर को व्यक्त करता है, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलते हैं। आगे फिर हम फ्रिंजे ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं हम, फ्रिंजे। फ्रिंजे कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना। ये मिटा देता हूँ, एक बार साइड में हो जाता हूँ मैं, ताकि आप वीडियो पॉज करें और आराम से अच्छे से उतार लें। ठीक है, काफ़ी है इतना टाइम। इसके बाद में हम निकालेंगे फ्रिंजे, दीप्त फ्रिंजे और अदीप्त फ्रिंजे, यानी कि फ्रिंजों की चौड़ाई, मोटाई, इनके बारे में बात करेंगे। और ये कैसे निकालते हैं, पिछली क्लासों में आपने पढ़ाई है। क्या पढ़ा है, देखिए एक बार याद कीजिए, पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। देखिए पिछली क्लास है, देखिए तो होंगी ना, और बुक्स हैं सबके पास। अगर बुक्स नहीं है ना तो ले आना, आराम से स्टेशनरी पे बुक्स आ चुकी हैं, तो आप बुक्स ले आएँ आराम अपनी अपनी, और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए समझने में। जैसे कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वैसे तो मैं समझा देता हूँ अलग से, उससे क्या होता है कि लंबी प्रोसेस हो जाती है, और एग्जाम में इतनी लंबी प्रोसेस पूछता भी नहीं है आपसे। एग्जाम में देखना जितने नंबर का क्वेश्चन पूछे, ये नहीं कि आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है और आपने उसमें 2 पेज भर दिए, और ये नहीं कि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 10 का तो छोड़ो, वो तो फिर कर ही दोगे, 5 नंबर का पूछ लिया और आप 1 पेज करके आ गए, 1 पेज करके आ गए। तो इसलिए जो डेरिवेशन होते हैं उनको थोड़ा छोटा ही कर लिया करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन हो जाएगी उतने ही उसके गलत होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आराम से डेरिवेशन को हमेशा क्या कि करने की कोशिश करें छोटी। और अगर फिर भी लगे आपको कि सामने वाला नहीं समझ पाएगा, जैसे ही डेरिवेशन यहाँ काटी तो बीच में यूँ पेज के साइड में थोड़ी जगह तो होती है, क्योंकि पूरा पेज तो कवर होता नहीं है डेरिवेशन में। यहाँ पे चूके लगा के लिख दे, आराम से जो देखेगा उसको आराम से समझ में आ जाएगी, हाँ कैसे कि इसने डेरिवेशन का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ किया है। अब फ्रिंजों की बात कर रहे थे हम। अब फ्रिंजें क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, दीप्त फ्रिंजे और अदीप्त फ्रिंजे। पहली जो हमारी है दीप्त फ्रिंजे, दीप्त फ्रिंजे के लिए पतांतर कितना होता है, कितना होता है, ये हमने कल वाली क्लास में, जो पिछली वाली क्लास थी इससे पहले ना, उसमें पतांतर की बात कर रहे थे और निकाला भी था दीप्त के लिए, अदीप्त के लिए, कलाशबद्ध स्रोत वगैरह ये पढ़ रहे थे। उसमें पूरा बताया था मैंने कि दीप्त फ्रिंजों के लिए पतांतर कितना होता है और अदीप्त फ्रिंजों के लिए पतांतर कितना होता है। तो देखिए कितना होता है, डेल इक्वल टू होता है एन लैम्डा, एन लैम्डा पतांतर होता है ये, किसके लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए। और अभी हमने तरंगाग्र के मध्य जो पतांतर निकाला है वो कितना होता है, एक्स डी डी और ये एन लैम्डा, एक्स डी स्मॉल डी और एन लैम्डा। सही है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी होगी, एन लैम्डा डी और ये अपॉन में स्मॉल डी, ये सही है। मार्कर ही नहीं चल रहा। तो एनवे फ्रिंज के लिए x का मान कितना होगा, एनवे फ्रिंज के लिए कितना होगा, एक्स एन एन लैम्डा डी बाई डी, ये हो गया।
आप इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए एक्स एन के लिए। तो इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार आगे करिए n+1 वे फ्रिंज के लिए x का मान कितना होगा, x n+1 लैम्डा डी डी, समीकरण 2। तो बीटा हमारा क्या होगा, चौड़ाई होगी जो कितनी प्राप्त होगी, बीटा फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई क्या प्राप्त होगी, xn+1 -xn। कीजिए इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, n+1 लैम्डा डी बाई टी माइनस कितना था ये, n लैम्डा डी डी, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, लैम्डा डी डी n+1 -n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बीटा। एक काम करना, आप ये इक्वेशन 2 लिखने के बाद में यहाँ इससे पहले एक नोट लिख लेना, नोट, ये नोट डाल के लिख लेना, एक लाइन है छोटी सी, लिखिए दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य, दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। या फिर क्या बोला मैंने, दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी, दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। उसके बाद में फिर ये उतारना स्टार्ट कीजिए, नोट लगाना, उसके बाद में नोट में जो मैंने बोला वो लिखना और फिर ये उतारना स्टार्ट कीजिए। अब आगे चलते हैं, हम अदीप्त फ्रिंज के लिए बात करते हैं। और हाँ इम्पोर्टेंट है ये, मोस्टली लगा लो फिर, इम्पोर्टेंट। न्यूमेरिकल में काम आता है ये, लैम्डा दे देगा, डी दे देगा, ये दे देगा या फिर ये दे देगा, तो इनमें से कुछ पूछ लेगा, तो आपके किस में काम आएगा ये, न्यूमेरिकल में। अब जो दूसरी है हमारी उस पर चलते हैं, अदीप्त फ्रिंज की बात करते हैं। अदीप्त फ्रिंज के लिए लैम्डा का मान कितना होता है, सॉरी लैम्डा का नहीं, डेल का मान 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2। और अभी हमने पतांतर निकाला था, कितना था, एक्स डी स्मॉल डी 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये हमारा हो गया था। इतना करने के बाद में अब क्या करना है, जैसे इसमें कहते वैसे ही एनवे फ्रिंज के लिए, सॉरी पहले तो एक्स का मान निकाल लो, 2n+1 लैम्डा डी 2 स्मॉल डी, ठीक है। एनवे फ्रिंज के लिए, एनवे फ्रिंज के लिए xn = 2n+1 लैम्डा डी और ये 2d। अब इसमें भी दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा है ना ये आपको। अब n+1 में फ्रिंज के दे देखिए, n+1 में फ्रिंज
के लिए कीजिए x प्लस एक्स n प्लस 1 2 n प्लस 1 प्लस 1 लैम्डा डी और ये हो गया अपना 2d। अब इसको खोल लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 2 प्लस 1 लैम्डा डी 2d। तो ये कितना हो जाए n प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा डी और 2d हो जाएगा। और 2d हो जाएगा तो फिर क्या होगा ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर कितनी डाल दी 2। इक्वेशन 2 डाल दिया। अब एक नोट इसके आगे भी लिख लीजिए। क्या है वो नोट लिखिए। 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य दूरी 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई होती है या दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है या फिर फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अब बीटा का मान निकाल लीजिए। बीटा कितना होगा x n प्लस 1 माइनस x n हो जाएगा ये। हाँ सर कुछ फ़ोन ढूंढ रहा था सर, अभी तो क्लास ले रहा हूँ, मिल गया फ़ोन। ठीक है तो मान रख दीजिए। अभी जैसे ही मान रखेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट कर दूँ क्या मैं, क्या मिलेगा हमें लैम्डा डी अपॉन डी, ये प्राप्त होगा हमें लैम्डा डी कैपिटल डी और अपॉन में स्मॉल डी, ये प्राप्त होगा। सोल्व करेंगे इक्वेशन 3 को सोल्व करने पर, ये लिखना है ना, डायरेक्ट ये लिख लो। अगर फिर किसी के भी प्रॉब्लम आए, कन्फ्यूजन हो, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर लेते हैं। थोड़ी सी तो है, डेरिवेशन ही तो बड़ी होगी, लेकिन आप लोगों के समझ में तो आएगा ना। इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 3 लैम्डा डी 2d माइनस xn का मान कितना है हमारे पास, ये रहा 2n प्लस, बोलते जाओ 2n प्लस लैम्डा डी अपॉन 2d। कुछ कॉमन आ रहा है, लैम्डा डी 2d, खोल दो ब्रैकेट, 2n प्लस 1, ये माइनस आएगा पूरा ही, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 लैम्डा डी 2d मल्टीप्लाई में ये 2, ये डी है स्मॉल डी, साफ करके लिख देता हूँ, लैम्डा कैपिटल डी 2 स्मॉल डी मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी, लैम्डा डी अपॉन डी, ये मिल जाएगा हमारे, बीटा बराबर मिल जाएगा हमारे क्या, लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी। दिख रहा है ना उस साइड, या फिर दूसरी तरफ लिखूं, दिख रहा है मैं आराम से। नोट डाल के लिख लेना, पूछ लेता है कभी कभी। अदीप्त और दीप्त फ्रिंज की
मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई जो हमें प्राप्त हुई, फ्रिंज चौड़ाई कैसी होती है? समान होती है। अदीप्त और दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई कैसी होती है? समान होती है। ये लो हमारी फ्रिंज चौड़ाई हो गई, फ्रिंज चौड़ाई नोट, फ्रिंज चौड़ाई कैसी होती है? इन दोनों की समान होती है। इसके लिए भी हमें बीटा बराबर कितना मिला? लैम्डा डी, कैपिटल डी, लैम्डा मल्टीप्लाई में कैपिटल डी और अपॉन में डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, और उसमें भी हमें क्या प्राप्त हुआ? लैम्डा मल्टीप्लाई में कैपिटल डी और डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो ये तो हमें प्राप्त हो गई क्या? फ्रिंजे प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? फ्रिंजे प्राप्त हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने इसका गणितीय विश्लेषण कर लिया। किसका? यंग डिसोल्यूट एक्सपेरिमेंट का क्या कर लिया। और हाँ, ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम ही है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई या फिर दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, तो दोनों कितने होते हैं? लैम्डा डी डी, यही होता है। तो क्वेश्चन में दे दे कि फ्रिंज चौड़ाई इतनी है, स्लिट S1 S2 के मध्य की दूरी इतनी है, पर्दे से उसकी दूरी इतनी है, तो लैम्डा निकालो, तो लैम्डा निकाल सकते हो। बीटा डी, ये लो डी, ये लैम्डा निकल गया। या फिर इनमें से तो तीनों में से कुछ पूछेगा तो मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके कैलकुलेशन तो आती है ना, मैथ वाले हैं, मैथ वालों की अच्छी होती है कैलकुलेशन। तो कहाँ आते हैं अपन? ये कैलकुलेशन करवाएगा। और हाँ, ये पूछता ही है इंपॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल आता है ना उसमें पूछ लेता है। जैसे गणितीय विश्लेषण पूछा तो तब तो पूरा करना ही है, लेकिन अगर उसने व्याख्या वगैरह करवा ली, 5 नंबर का दे दिया कि हाँ 2.5 नंबर में व्याख्या कीजिए, और 2.5 नंबर में दे दिया ये लो कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और साथ में एक न्यूमेरिकल दे दिया कि फ्रिंज चौड़ाई इतनी है, तो ये तरंगाग्र लैम्डा ज्ञात करो, पर्दे के बीच की दूरी डी ज्ञात करो, स्मॉल डी ज्ञात करो। हो गया? तो इसीलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट लगाया। और कई बार आधे नंबर में से पूछ लेता कि अदीप्त और दीप्त फ्रिंज में अंतर कितना होता है, या फिर कुछ भी पूछा ना ऐसे, मतलब डिफरेंस के वगैरह, तो इनकी फ्रिंज चौड़ाई के बारे में कुछ भी पूछे तो हमें क्या जवाब देना है कि इन दोनों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। सबसे पहली बात तो हमें क्या करनी है? इन दोनों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। और ये इक्वेशन से हमें पता चली गई कि हाँ समान होती है या फिर नहीं होती है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर ली है, इसकी और इसकी, आप देख ही रहे हैं। तो हमें ये प्राप्त हो गई, ये दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के लिए हो गई। और इसके बाद में हम बात करेंगे फ्रिंजों की आकृति के बारे में कि फ्रिंजें किस आकृति की बनती है, कि ये इस आकृति की बनती है, गोलाकार होती हैं या सीधी होती हैं, या फिर कैसे प्राप्त होती हैं, उसकी बात करेंगे। तो अभी ये क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम किसकी बात करेंगे? जो फ्रिंज है हमारी, उनकी आकृति की बात करेंगे। अगर इस वाली क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम आराम से सोल्व कर दूंगा। आप कमेंट कर दें बस एक बार, ताकि मुझे पता तो चले ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ऐसे बिना कमेंट के तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ कि सर आपको बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो मैंने इसमें प्रॉब्लम लायक तो कुछ छोड़ा नहीं है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आए। अगर फिर भी गलती से प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। व्यतिकरण के अंदर इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे न्यूटन वलय वगैरह, ये कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में तो फिर जैसे आगे चलेंगे वो पढ़ेंगे। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके बाद में आपकी जो दूसरी वाली बुक है सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो स्टार्ट करूँगा, और क्लासिकल मैकेनिक्स
वो हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? सबसे आखिरी में क्लासिकल मैकेनिक्स का नंबर आएगा, जो हम कब पढ़ेंगे? सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स, वो थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है, वो कंप्लीट भी जल्दी हो जाएगा। ऑप्टिक्स में क्या है कि ये जो डेरिवेशन वगैरह है, फॉर्मूलाज, वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो इन्हें सोल्व करने में क्या होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो हम पहले ये करते हैं, उसके बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो भी थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में ही है, तो वो, और जो हमारी सबसे फर्स्ट पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें तो फिर कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो थ्योरी लिखनी है, याद करना है, और कुछ डेरिवेशन है जो हम सोल्व कर लेंगे, इसमें भी हम 2 यूनिट पढ़ेंगे आराम से। 2 यूनिट पढ़ने के बाद में फिर हम वो बाद में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो स्टार्ट करेंगे, फिर 2 ही यूनिट उसमें पढ़ेंगे, और फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और अगर आप एक काम करना, साथ के साथ पढ़ते जाना, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे पता चलेगा कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको आपको बहुत अच्छे से, यानी कि और बेस्ट तरीके से समझाऊंगा, और आपके जो जितने भी डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर कर दूंगा मैं। तो आपका फर्स्ट काम क्या है कि सबसे पहले तो आप वीडियोज़ देखें, नोट्स बनाएं, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर कमेंट करें, ताकि आपको जो डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाएं। थैंक यू।